कह लें इनकी। उसके बाद इनकी सब क्लासिफिकेशन उन्होंने की होती है, जिस तरह आपकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर बेस्ड एनर्जी है, उसकी सब कैटेगरी है, हाइड्रो है, टाइडल है, जियोथर्मल है। वो मैं आपको इंशाल्लाह ना, ये देखें, ये दूसरे लेक्चर में मैंने खोल के रखी हुई है, ठीक है ना। ये मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये है कि अभी सिर्फ जनरल आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट कैच करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब सस्टेनेबल एनर्जी है इसी तरह, तो उसमें जो है वो कौन सी टाइप्स होती हैं, और उसमें भी हमारी सोलर विंड वगैरह आ जाती है, लेकिन कुछ शरायत आती हैं उसमें कि सस्टेनेबल में जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, कॉस्ट फ्री ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। इसी तरह हमारी फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, तो उसमें यह है कि जो हमारे प्लांट और एनिमल का डिके मैटर है या फॉसिल्स है, उसकी कन्वर्जन करते हैं हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स में, तो दैट डिपेंड्स। सबसे पहले हम लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। आप बच्चों को अभी मैंने 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो है वो बताई हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी एंड फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, ठीक है। तो इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट बस अपने नोटबुक्स में लिख लें, ठीक है ना। ये आपको वैसे तो रिसर्च पेपर्स, बुक्स, जो उनका पहला चैप्टर होता है ना, जो प्री फेस चैप्टर होता है, उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी की बुक है, उसमें उन्होंने पहले प्री फेस चैप्टर में दिया होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, और इसके अंदर कौन कौन सी सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉल करती हैं, क्यों फॉल करती हैं, ठीक है। वो उन्होंने सारी बातें जो है उसमें लिखी होती हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, बुक से भी पढ़ सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो ऑल टुगेदर सेम थिंग। तो उसमें यह है कि टाइप ऑफ एनर्जी, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रही है हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी टू रीस्टोर एंड रीप्लेनिश, ठीक है। हमारी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो नेचुरल एनवायरनमेंट में, हमारे जो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल हमने कोई एनवायरनमेंट नहीं बनाना, नेचुरल एनवायरनमेंट में वो हमारे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और उसकी कैपेसिटी है कि वो रीस्टोर हो सकती है, रीप्लेनिश हो सकती है, या उस स्टेट में आ सकती है जिसमें वो पहले थी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की फिर दोबारा मैं डेफिनेशन बताता हूं कि उस टाइप की एनर्जी जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, और उसको हम लोग इजीली दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, रीप्लेनिश कर सकते हैं। आप ये तीनों टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, रीजनरेट, रीस्टोर, रीप्लेनिश, ठीक है ना, जो बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक हो गया। इसमें अब हमारे पास जो है वो आती है सोलर एनर्जी, ठीक हो गया। सोलर एनर्जी हमारे पास जो है वो अबंडेंटली अवेलेबल है, और ये सन के साथ जो है वो, सन से हमें जो है वो मिल रही है। तो ये हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो, हम इसको अबंडेंटली अवेलेबल भी है, और ये सन की जो वेव्स हैं वो हमारे पास कंटिन्यूसली हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। तो काइंड ऑफ हम इसको यूज तो कर रहे हैं, यूज करने के बाद अनलिमिटेड सप्लाई है, और वो ऑटोमेटिकली उसकी जो इनिशियल स्टेज थी एनर्जी की, जो इनिशियल स्टेज थी, वो हमें रिटर्न हो रही है, ठीक है ना। बात समझ गए आप? जब हमने एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, जब हम दोबारा शुरू के स्टेप में गए, तो वो हमारे पास उसी स्टेट में मौजूद थी। जैसे हमने सोलर, जो हमारे पास लाइट आ रही है, वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, ठीक हो गया। इसी तरह विंड है। विंड में आपको क्लाइमेट साइकिल का पूरा पता है, क्लाइमेट चेंज का पूरा पता है, जिसमें हमारा रेनफॉल होती है, मौसम बदलते हैं, और हवाएं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं जो आपको रिप्लेस कर देती हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंटिन्यूस साइकिल है विंड का, ठीक हो गया। कंटिन्यूस साइकिल है विंड का। तो ये भी हमारे पास एट द टाइम ऑफ इनिशियल स्टेज, ये बार बार हमारे पास रीप्लेनिश होके, रीस्टोर होके, रीसेट होके हमारे पास जो है वो आ रही है, कि हमें इनिशियल कंडीशन में विंड एनर्जी भी उसी तरह मिल जाती है ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन क्लाइमेट, ठीक है। इसी तरह हमारा जो वाटर जो एनर्जी है, वाटर बेस्ड एनर्जी, इसमें हमारी हाइड्रो एनर्जी आती है, टाइडल एनर्जी आती है, और जियोथर्मल आती है। ये वाटर के सब डोमेन है। तो वाटर भी हमारा यही है कि ये जो है बाद में एवेपोरेट हो जाता है, और दोबारा हमारे पास जो है वो इनिशियल स्टेज पे जो है हमें एज अ रिवर रिजर्वायर या एज अ सी रिजर्वायर
जो है वो हमारा जो वाटर का जखायर होता है वो दोबारा भर जाता है। जब रेनफॉल होती है तो हमें दोबारा पानी जो है वो मिल जाता है। नहीं, स्लाइड मैं खुद ही चेंज नहीं कर रहा बच्चे, मैंने स्लाइड इसलिए चेंज नहीं की, मैंने आपको अभी बोला है कि आप इसको लिखें, कॉन्सेप्ट को समझें। मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट जो है रिन्यूएबल एनर्जी का। ये वाटर बेस्ड के दोबारा सब डोमेन बता दें। हाँ हाँ हाँ, वाटर बेस्ड के हैं 3 सब डोमेन, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। क्या हो गए? हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल बेस्ड एनर्जी। ठीक हो गया? ये इधर लिखा हुआ है बच्चे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो अभी मैं आज हूं ना उसको ये देखे ना, सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, टाइडल, विंड, जियोथर्मल। ठीक है ना, ये अभी आपको बताऊंगा मैं। तो ये उस लेक्चर में, ये मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता रहा, ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के सब डोमेन जो है वो आपको बता रहा हूँ कि भाई ये रिन्यूएबल में ये सारे के सारे उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है ना, सोलर, विंड, वाटर बेस्ड जो आपकी एनर्जी है। अच्छा, इसमें अब रिन्यूएबल की बात हो रही है, ठीक है ना, सस्टेनेबल में भी हम जाते हैं, रिन्यूएबल की बात हो रही है हमारी। सर अच्छा जी जी पूछे। सर हम विंड और जो है साउंड एनर्जी इसके अंदर आ सकती है? साउंड एनर्जी नहीं आ सकती। साउंड जो है, साउंड की एनर्जी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं करती वो, तो हमें उसके लिए आगे बैरियर चाहिए होगा। नहीं, साउंड एनर्जी इसमें नहीं आ सकती क्योंकि साउंड को हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। ये साउंड जो है वो नेचुरल साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है हमारी, लेकिन उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं इतनी होती कि वो एनर्जी जनरेट कर सके। देखें, जो वेव बेस्ड एनर्जी है ना, वेव, ये साउंड आती है वेव बेस्ड एनर्जी के अंदर, तो ये हम आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करेंगे ऑलवेज। तो आर्टिफिशियल अगर आ गई ना एनर्जी तो वो रिन्यूएबल में नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारे पास नेचुरली एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है ना। आप बेसिकली बात करो वेव एनर्जी की, जो वेव एनर्जी है वो हम आर्टिफिशियल ऑलवेज जनरेट करेंगे। ठीक है ना, तो वेव एनर्जी जो है साउंड, ये रिन्यूएबल में नहीं आती। और साउंड के ऊपर हम, आपने किधर पढ़ लिया कि साउंड से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं? साउंड से तो एनर्जी, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। सर असल में बात मैंने यानी कि कहीं पे पढ़ा नहीं है। मैं ना कहते हैं चंद दिनों पहले कजन के घर गया हुआ था, तो उसके पास एक तार थी, जब जब बोलो ना तो वो लाइट यानी कि प्रोड्यूस कर रही थी, और जब चुप नहीं करते थे तो वो लाइट नहीं ऑफ नहीं नहीं होती नहीं थी। नहीं, तो वो जाहिर बात सेंसर लगा हुआ था। वो सेंसर लगा हुआ था आवाज वाला उसके अंदर, वो आवाज का सेंस को सुनता था तो उससे ऑन हो जाती थी। वो कोई आवाज को कन्वर्ट नहीं कर रही थी। इस तरह तो दुनिया में कब की आवाजें मारने वाली एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते, ऐसे नहीं हो सकता। वो उसमें नहीं आती। वो सेंसर साउंड का सेंसर था, वो एनर्जी का सेंसर नहीं था कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। उससे पूछना था कि इसमें बैटरी डली हुई है कि नहीं डली हुई। अगर उसमें बैटरी थी और वो साउंड से ऑन हो जाती थी फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इतनी अनोखी टॉर्च होगी है कि आप बोले तो वो चल पड़े इस तरह, तो फिर वो नोबेल प्राइज उसको मिलना चाहिए। आई डोंट थिंक सो, ऐसे पॉसिबल नहीं है फिलहाल जो है। या मैंने नहीं पढ़ी कि साउंड इतनी अच्छी जो हमें कंटिन्यूस जनरेटिव एनर्जी जो है वो दे सके। लेकिन वेव्स बेस्ड एनर्जी है, जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, हमारी एक पार्टिकल थ्योरी है, एक वेव थ्योरी है। तो उससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स या फोनॉन्स अगर जनरेट होते हैं तो उससे हमारी एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं, उससे मैंने एनर्जी बैंड जो है वो जनरेट होते हैं। तो वो भी, मतलब उसमें बताऊं क्या हो गया एक्चुअली बच्चे, उसमें जो एनर्जी बनाने की कॉस्ट है और उसको कन्वर्ट करने की कॉस्ट है वो उल्ट हो जाती है, कि हमने ज्यादा एनर्जी उसको बनाने पे लगा दी, साउंड एनर्जी वेव को कन्वर्ट करने में लगा दी, और फिर आप उसको दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट फिजिबल। ठीक है ना, तो ये साइकिल उल्टा हो गया एक्चुअली, कि आपने पहले उसको वेव एनर्जी में प्रोड्यूस किया, फिर उसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस कर रहे हो, और पहले आपने उसके ऊपर इतनी एनर्जी लगा दी, तो ये बात फिजिबल नहीं बन रही। क्योंकि हमने जब एटम्स को एक्साइट करना होता है या कुछ, हम बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं उसको एक्साइट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये बात नहीं है ठीक, ये मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस ठीक नहीं हो रहा है इसका। ठीक हो गया। अच्छा, साउंड एनर्जी जो है वो नहीं है कोई ऐसी चीज, वेव बेस्ड एनर्जी होती है।
तो वो हमारी वही है, इलेक्ट्रॉन बेस्ड, फोटोन बेस्ड, न्यूट्रॉन बेस्ड, ठीक है ना। तो उसमें भी यही है कि हमारे ऊपर उसकी कन्वर्जन जो है पहले वेव एनर्जी में, उस पर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, फिर जाके हमारी वेव एनर्जी बनेगी। अच्छा, आगे आते हैं हम। तो आप लिख लें डेफिनेशन क्या है रिन्यूएबल एनर्जी की, राइट डाउन कर लें। एनर्जी सोर्सेज विच एग्जिस्ट इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैज द कैपेसिटी टू रीस्टोर एंड रिप्लेनिश, एंड हैज द कैपेसिटी टू रीस्टोर एंड रिप्लेनिश। अच्छा, जब आप बुक पढ़ रहे होंगे ना रिन्यूएबल एनर्जी की, उसके चैप्टर्स में, एंड वाले चैप्टर्स में उन्होंने बायोमास भी जो है वो दिया होगा, बायोमास भी दिया होगा। बायोमास क्या? बायोमास जो है हमारा, ये जितने हमारा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, फॉरेस्ट्री का जो वेस्ट है, इससे हमारा जो वुड वेस्ट जो बचता है, जैसे हमारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारे ये बार्क होगी हमारी, वुड डस्ट होगी हमारी, रूट्स होगी हमारी, लीव्स हो गए हमारे, ठीक है, प्लांट के क्यूटिकल्स हो गए हमारे, ठीक है, ये सारा आ जाता है बायोमास वेस्ट के अंदर। मतलब बायोमास ही कहते हैं उसको, वेस्ट तो नहीं कहते, मतलब एग्रीकल्चरल वेस्ट को हम बायोमास के डोमेन में ले लेते हैं। मतलब कोई भी प्लांट का वेस्ट जब हमने उसको किसी यूटिलाइज कर लिया, मिसाल के तौर पर वुड बॉयलर्स होते हैं, तो हमने वुड जो है वो जो भी सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज ट्राई एसीटेट बेस्ड वुड जो हमने यूज की वुड बॉयलर के अंदर, बाकी जो उसके वुड चिप्स बच गए, ठीक है, जो वो हमने जनाब एज अ बायोमास जो है वो यूज कर लिए, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पास वेस्ट बचा, वुड को काटने के बाद उसका बूरा बचा, चिप्स बचे, उसके डस्ट बची, वुड डस्ट बची, वुड चिप्स बचे, ठीक है, उसको हम बायोमास में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें प्लांट की लीव्स भी है, रूट्स भी है, बार्क भी है, तो ये सारी चीजें जो है उसमें इंक्लूड हो जाती हैं जो बायोमास में आती है। इसी तरह ये जो हमारा आप देखते हैं शाम को सब्जी नहीं बिकती, तो वो वेजिटेबल वेस्ट जो है ये भी बायोमास के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। अब बायोमास में वो क्यों इसको रिन्यूएबल एनर्जी की डोमेन में लेके आ रहे हैं? अब बायोमास कुछ बुक वाले कहते हैं कि ये फॉसल फ्यूल और जो आपका रिन्यूएबल है इसके बीच में खड़ा है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी जो रिन्यूएबल की हमारी डेफिनेशन है ना, उसमें वो एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कार्बन न्यूट्रल। क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है? कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का ये मतलब है कि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो जीरो, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो जीरो। तो बायोमास में हमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं जिसपे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करनी पड़ती है एटमॉस्फेयर से, या जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस है, जैसे हमारे कंटिन्यूसली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसमें हम जो है वो मतलब हमें गैस या एयर क्लीनिंग सिस्टम जो है वो लगाने पड़ते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी एयर में ना जाए, ठीक है। तो अगर वो एयर में जाएगी तो दैट मीन इज नो मोर कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स। अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होके एयर में चली गई तो इट इज नॉट कंसिडर्ड कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स। अब होता क्या है कि बायोमास में चाहे आप जितने हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगा लें, कुछ परसेंटेज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो थोड़ी सी ये रिजर्वेशन रखते हैं जो हमारे एनर्जी बेस्ड साइंटिस्ट हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है थोड़ी सी एमिट भी कर देता है, इसलिए हम इसको कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी की डोमेन में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, अगर ये कार्बन न्यूट्रल रहे तो देन वी कैन डेफिनेटली कंसिडर इट एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है ना। देखें, आपका जो वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर रहा, आपका विंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर रहा, आपका सोलर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर रहा। लेकिन जब आप बायोमास की कन्वर्जन करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो इसके गैसेस और लिक्विड फ्यूल्स बनते हैं, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट सीन गैस बन सकती है, मीथेन गैस बन सकती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सारी गैसेस जो हैं वो इनकी केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में बनती हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनती है तो उसमें फिर हमारा वो मसला आ जाता है कि भाई
ये तो एयर में जाएगी और एयर को पोल्यूट करे। हाँ, अगर हम बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी यूज इस टाइप की कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी, तो देन इट इज कंसिडर्ड कंप्लीटली रिन्यूएबल, कि इसमें जो है वो कार्बन जो फुटप्रिंट है वो जीरो आ रहा है, कार्बन एमिशन जो है वो जीरो आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब बात आती वो वाली जो मैंने शुरू में की थी कि हम इसको रिस्टोर कैसे करते हैं। रिस्टोर ऐसे करते हैं कि जब हमने जंगलात को काटा तो हम साथ साथ नए जंगलात लगा भी रहे हैं, हम नई प्लांटेशन जो है वो लगा रहे हैं। तो क्या होता है कि 4-5 साल 10 साल में वही जो हमने दरख्त काटे थे वो दोबारा उग के आबाद हो जाते हैं। तो देन अगेन द इनिशियल एनर्जी सोर्स वाज कन्वर्टेड टू द मतलब इनिशियल स्टेज या फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, उसी में हमने उसको रिस्टोर कर लिया। तो इसी को हमने कह दिया कि इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी की डोमेन में आता है, कि हमने फॉरेस्ट्री प्लांटेशन की वजह से जो हमारा बायोमास वाला दरख्त था उसको दोबारा उगा लिया, और इसी वजह से अब वो रिन्यूएबल एनर्जी के डोमेन में आ रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो इमिट करता है देन वी कैन नॉट इंक्लूड इट इन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। वो साइन पेन नहीं है। चलो ठीक हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी किसकी, हम बात कर रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो अब बायोमास वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि बायोमास में हमने दोबारा प्लांटेशन की, फॉरेस्ट्री, दरख्त वगैरह दोबारा लगाए, उग के वो दोबारा बड़े हो गए, और फिर हमने उनसे वुड निकाल ली, उसी से हमारा वुड वेस्ट बना, फिर उसको बायोमास में ले गए, फिर साइकिल कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन। ठीक हो गया, तो ये चीजें आपने लिख लेनी है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच एग्जिस्ट इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड विच हैज द कैपेसिटी टू रीस्टोर एंड रिप्लेनिश या रीजनरेट। ठीक है ना, तो एंड विद द कंडीशन इट शुड बी कार्बन न्यूट्रल, एंड विद द कंडीशन इट शुड बी कार्बन न्यूट्रल, मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट ना करे। ठीक है ना, तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का था, जो बुक्स में डिफरेंट चैप्टर्स दिए होंगे और उसमें आप ये रिन्यूएबल एनर्जी पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, सस्टेनेबल जो एनर्जी है उसमें उसकी जो डेफिनेशन है वो है, डिफरेंट बुक्स जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस देंगी। ठीक है, तो इसकी मैंने एक जर्नलाइज्ड डेफिनेशन जो है वो बनाई है। तो हर बुक अपने लिहाज से एक डेफिनेशन देती है, लेकिन आप उन सारों में एक चीज जो है वो कॉमन पाएंगे। पहले तो वो कहता है कि सस्टेनेबल एनर्जी में कि एनर्जी विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इज कॉस्ट फ्री ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन एंड अबंडेंटली अवेलेबल या इनफिनाइटली अवेलेबल। बाज बुक जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करती हैं अबंडेंटली अवेलेबल या इनफिनाइट अवेलेबल। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो सस्टेनेबल एनर्जी में आती हैं। पहली बात उसने शर्त क्या रखी कि इट शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एनवायरमेंट में किसी किस्म का पोल्यूटेंट्स या एनवायरमेंट को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा रही हो। ठीक है, उस एनर्जी को अगर हम यूज कर रहे हैं। दूसरा ये है कॉस्ट फ्री ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। कॉस्ट फ्री ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन का यह मतलब हुआ कि अगर हम लोग सोलर हमारे पास है तो अल्लाह ताला हमें डायरेक्ट सोलर एनर्जी जो है वो दे रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें डायरेक्ट जो है वो सोलर एनर्जी दे रहा है, हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, जैसे कि हम लोग कोल के केस में करते हैं या हम लोग पेट्रोलियम के केस में करते हैं या गैस के केस में करते हैं। जरा कोल होता है उसके केस में हमें माइनिंग करनी पड़ती है, माइनिंग करके हम कोल को निकालेंगे। ठीक है, कोल को निकालने के बाद उसके 3 साइकिल हैं, कोल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कोल आपका स्टोरेज, ठीक हो गया, कोल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। कितनी चीजें आ गई? 3 चीजें आ गई उसके अंदर, कोल, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग एंड स्टोरेज। मतलब आपने पहले माइनिंग की,
फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन की, उसके बाद उसके स्टोरेज के लिए ले गए। अब ये 3 स्टेप जो है वो हमें ऑलवेज करने पड़ते हैं कोल को एक्सट्रैक्ट करने में। तो इस वजह से हम कोल को कभी भी सस्टेनेबल एनर्जी के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि जो हमारा मेन कॉस्ट थी ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन वो इसमें बहुत ज्यादा है। जबकि अगर हम वाटर को ले लें, विंड को ले लें या सोलर को ले लें, ठीक है ना, सोलर ले लिया आपने, विंड ले लिया आपने, वाटर ले ली, तो उसमें हमारे पास वाटर अबंडेंटली अवेलेबल है, उसको हम डायरेक्टली जो है वो यूज कर सकते हैं टर्बाइंस को रन करने के लिए, ठीक है ना। टर्बाइंस आगे रन होंगे हमारे जनरेटर के साथ कपल होंगे, ठीक है, जो डैम्स होते हैं आपके, उसको उसके लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह जो सोलर है डायरेक्टली जो है पैनल उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो मेन सोर्स था, जिस तरह को हमारा लाइट एनर्जी है, वाटर है, और जो हमारी तीसरी विंड है, वो हमें उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, कहीं से निकालना नहीं पड़ा, वो हमारे पास वैसे ही फजा में इजीली नेचुरल एनवायरनमेंट में अवेलेबल थी, और उसको हमने मतलब उसकी एक्सट्रैक्शन पे हमारे किसी किस्म की कॉस्ट नहीं आई, एक्सट्रैक्शन पे किसी किस्म की कॉस्ट नहीं आई। तो इसको हम क्या देते हैं फिर ये जो है सस्टेनेबल एनर्जी। जिस तरह सन है आपकी, विंड है, ठीक है, तो ये दोनों हमारी सन और विंड जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी में जो है वो आ जाती हैं। वाटर को भी जो है ये लोग इंक्लूड करते हैं सस्टेनेबल के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो है वो पानी अगर हमारे पास उसी तरह अबंडेंटली अवेलेबल है, और कभी आपका जो रिजर्वायर है वो खाली नहीं होता, मतलब आपकी कंटिन्यूस बारिशें हो रही हैं और उसको आप कंटिन्यूस आगे यूज कर रहे हैं, दैट विल आल्सो कम अंडर सस्टेनेबल डोमेन। लेकिन ये बायोमास पे जो है ये लोग थोड़ी सी वो कंट्रोवर्सी रखते हैं। कुछ बुक्स जो है वो बायोमास को भी सस्टेनेबल में लेके आती हैं, कुछ बायोमास को सस्टेनेबल में इंक्लूड नहीं करती। वो ये कहती हैं कि बायोमास जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हम इसको यूज बहुत जल्दी कर लेते हैं और उसको उगने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जितनी हमने कंज्यूम की, बाद में हमने उसको उगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, और ये इनफिनाइटली अवेलेबल नहीं है, जैसा कि हमारे पास सोलर, विंड या वाटर इनफिनाइटली अवेलेबल है, ठीक है ना। सर जी जी सर तो जी वो जी फिर पूछिए। आपने जो पहले बताया था कि ये वो आपने बताया था ना कि ये जो है फॉरेस्ट कटिंग से जो यानी कि एनर्जी हासिल होती है, हाँ वो ये तो उसमें अपने आ रहा है दोबारा ना, वो इनिशियल पॉइंट में आ जाती है। हाँ हाँ, वो लेकिन फिर अगर रिन्यूएबल यही में था ना। हाँ जी, तो सर ये तो हम्म, फिर इस तरह तो ये आप खुद ये देखें ना, खुद ही देखें कि अगर हम 10,000 दरख्त लगाते हैं तो काटते हैं, तो 10,000 दरख्त बेशक लगाए भी सही, लेकिन वो तो 10 सालों में उगेंगे जाके, तो उतनी लेकिन देर में उन्होंने, हम कितने दरख्त काट भी तो मैंने देंगे। आपको पहले क्या बात की थी कि ये कंट्रोवर्सी में है, ये कि इसको इन्होंने फॉसल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में रखा हुआ बायोमास को। मैंने आपको पहले बताया इसकी कंप्लीटली रिन्यूएबल नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि अगर तो वो जनरेट कर लेते हैं जितना उन्होंने यूज किया, और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी उसके 0 है, देन इट इज कमिंग अंडर रिन्यूएबल डोमेन। अब सस्टेनेबल वाले कहते हैं कि उसकी अबंडेंटली अवेलेबल हो या इनफिनाइट अवेलेबल हो। अब पानी हमारा मेरे ख्याल से 70% वाटर है अर्थ जो है, और 30% जो है वो लैंड है, ऐसा ही है, 30-70 है ना। तो हमारे पास वाटर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड सी वाटर अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास विंड जो है वो अनलिमिटेड अवेलेबल है, कंटिन्यूस क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हवाएं चलती रहती हैं। बाज औकात ऐसे डेजर्ट हैं जिनमें डेली 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। तो वहां पे जो विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं वो तो मतलब 24 घंटे ऑल द आवर जो है वो आपका एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है डेजर्ट्स के अंदर। और इसी तरह जो आपकी सोलर है वो आपकी इन्फिनाइट है। अल्लाह ताला ने कब से सूरज को कई मिलियन ईयर्स पहले जो है वो मतलब उसको बना दिया, और कई मिलियन ईयर से हम वो एनर्जी जो है वो जनरेट कर रहा है। तो इट ऑल्सो अबंडेंटली अवेलेबल एंड इनफिनाइट। तो अब जब रीप्लेनिश रीस्टोर टू इनिशियल कंडीशन आता है तो उसमें बायोमास बेचारा जो है वो मार खा जाता है, इसलिए हम इसको सस्टेनेबल में नहीं लाते। फिर उसने 2 शर्तें और रखी हुई हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड कॉस्ट फ्री ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। अब कॉस्ट फ्री ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन में क्या है कि बायोमास जो है हमें उसकी प्रोसेसिंग जो है थोड़ी बहुत करनी पड़ती है,
बायोमास की। हाँ, बायोमास को पहले क्लीन करना पड़ेगा, उसको जो है प्रॉपर उसके जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको फाइन पार्टिकल्स में क्रश करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में हम उसकी कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स आ गए कि हम उसकी कन्वर्जन या उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो इसलिए भी थोड़ा बहुत जो है उसका सस्टेनेबल में मसला आ गया कि भी कॉस्ट फ्री ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन नहीं है, वो उस पर कुछ कॉस्ट लग रही है, ठीक है। या हमने बायोमास को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इकट्ठा किया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पड़ा हुआ था बायोमास, हम वहां से इकट्ठा करके लाए, तो उस पर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। हमने इतना ज्यादा पेट्रोल जला दिया जहां से दरख्त का बूरा वगैरह या जो हमारे डिफरेंट सॉ मिल्स वगैरह हैं वहां से हमें जो वुड डस्ट वगैरह अगर हमने वो कलेक्ट की है तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट फ्री ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन इज मस्ट। तो तीन चीजें, सस्टेनेबल में कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, किसी किस्म का एनवायरमेंट को डैमेज ना करे, फिर सेकेंडली के कॉस्ट फ्री हो ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, तीसरी चीज इन्फिनाइटली अवेलेबल हो या अबंडेंटली अवेलेबल हो, ठीक हो गया। तो इसमें हमारी विंड, सोलर और वाटर फॉल करती है, बायोमास फॉल नहीं करता, क्योंकि बायोमास को मैंने आपको बताया रिप्लेनिश रिस्टोर होने में टाइम लग जाता है। बायोमास की कन्वर्जन में भी हमें, प्रोसेसिंग में भी जो है हमारी कॉस्ट आती है, ठीक हो गया। किधर जान क्या पूछ रहे हैं बच्चे? सर लेकिन बायोमास चीप भी तो है बेटा, बायोमास बेशक चीप है, हम अभी उसका कॉस्ट टेक्नो कमर्शियल एनालिसिस नहीं कर रहे ना। जब हम प्लांट डिजाइन करते हैं ना, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। बायोमास अभी कंप्लीटली हम उसको कोई दुनिया में कंप्लीटली बायोमास बेस्ड प्लांट नहीं है। बायोमास की हमेशा कोल के साथ ब्लेंडिंग करके यूज कर रहे हैं, कोल और बायोमास की ब्लेंडिंग होती है हमेशा। हाँ, बायोमास से आगे फ्यूल्स बना लेते हैं। बताऊं क्या करते हैं? बायोमास को लिया, उससे हमने गैसेस जो हैं वो मीथेन गैस ले ली, ठीक है, सिन गैस ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, उसको सिन गैस कहते हैं। या हमने जो है बायोमास में से जो है वो लिक्विफेक्शन ले ली, जिसको हम कहते हैं बायोडीजल, बायोडीजल ले लिया, ठीक है। अब इस बायोडीजल को आगे हम दोबारा यूज करेंगे स्टीम कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इस बायोडीजल को हमने किसमें यूज किया? कंबाइंड सॉकेट पावर प्लांट में। उसमें हमने जिधर डीजल डालते थे उधर बायोडीजल डाला, उसने स्टीम जनरेट की, स्टीम ने जो है वो हमारा जो टरबाइन लगी हुई है उसको रन किया, टरबाइन ने जो है वो जनरेटर के साथ कपल्ड थी, जनरेटर ने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आगे बना दी, ठीक हो गया। तो दो बायोमास में हमारे दो रूट बन गए। पहला रूट ये बना कि हम इसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं कोल के साथ और यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम बायोमास की कन्वर्जन करें, इससे किसी किस्म का गैसियस या लिक्विड फ्यूल बनाएं, ठीक है। तो ये दैट डिपेंड्स। तो बहरहाल बात वही हो रही थी कि सस्टेनेबल में तीन शर्तें हैं, रिन्यूएबल में एक शर्त है कि हम उसके रिस्टोर कर लें, रीप्लेनिश कर लें इनिशियल एनर्जी स्टेट में, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम, यहां तक क्लियर है? रिन्यूएबल और सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी बच्चे को ना हो पूछ ले, बहुत जरूरी है आपको दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। यस सर, क्लियर हो गया। मैं एक सवाल था मेरे, जी पूछे थोड़ा सोलर एनर्जी के हवाले से सर। पूछे। हाँ, मैं कहते हैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसके अंदर बताया गया था कि जो सोलर एनर्जी है वो सोलर पैनल जो है वो सिर्फ 20% यानी कि यूज करते हैं, 80% लॉस हो जाता है, वो क्यों? हाँ, ये इसने बहुत अच्छी बात की बच्चे ने। देखें, सोलर जो एनर्जी है ना, उसमें हमारा फोटो एक्टिव मटेरियल होता है, उसको कहते हैं पैल, फोटो एक्टिव मटेरियल या फोटो एक्टिव लेयर। पैम कहते हैं फोटो एक्टिव मटेरियल या PAL फोटो एक्टिव लेयर, ठीक है। जो हमारी लाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। उन फोटॉन्स को वो स्प्लिट कर देती है एक्सीटॉन्स में। एक्सीटॉन से हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं और उससे हमारा PN जंक्शन डायोड एक सर्किट बनता है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाँ, अब इसकी बात करने लगे बेटा। इसमें होता यह है, हमारा एक चीज आती है, ये
पूरा कॉन्सेप्ट है रिकॉम्बिनेशन। आप ना गूगल कीजिएगा रिकॉम्बिनेशन इन सोलर सेल्स, ठीक है। होता क्या है कि रिकॉम्बिनेशन में कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो डेजिग्नेटेड ट्रेवल पाथ है, अगर उस दौरान चलते चलते वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या आपका होल है उसकी जो डेजिग्नेटेड पाथ है उस पे चलते चलते वो अपने जो उसका मुकाम है जहां तक उसने पहुंचना, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर हमें उसकी कंप्लीटली एफिशिएंसी नहीं मिलती। तो वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर वेरी लो पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज द इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन या होल रिकॉम्बिनेशन। होता क्या है, कई हमारे हजार या कई हमारे मिलियन इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूरिंग ट्रेवल बेचारे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, वो तबाह हो जाते हैं, अपनी डेजिग्नेटेड पोजीशन तक नहीं पहुंच सकते। तो उसकी वजह से हम कंप्लीटली उसको यूटिलाइज जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है, ये जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना सोलर एनर्जी को, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाना है आपको। उसमें एक आता है एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी। अब आप इमेजिन करें कि आपका की एक बोगी आई है, ठीक है, उस बोगी के अंदर 80 पैसेंजर बैठ सकते हैं, ठीक हो गया। ट्रेन स्टेशन पे एक बोगी आई है, उसके ऊपर 80 पैसेंजर बैठ सकते हैं। अब 80 पैसेंजर की कैपेसिटी है और बाहर बंदे आगे 200। अब वो बोगी तो 80 बंदों की लेके जाएगी ना, उसको इजाजत नहीं आप उसमें खड़े हो सकते हैं, आप बैठ के जा सकते हैं। तो यही आपका जो सोलर सेल का इंटरफेस हो रहा होता है ना, उस पर यह मसला आ रहा होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को जो ट्रेवल कराने के लिए जो एनर्जी पैकेट्स आते हैं जिसमें उन्होंने ट्रेवल करना है बैठ के, ठीक है, वो उनकी कैपेसिटी होती है सिर्फ मिसाल के तौर पर 80 की, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने प्रोड्यूस हो गए हैं, वो 200 300 400 प्रोड्यूस हो गए। वैसे तो मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो अब उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो तो पीछे ही रह जाते हैं। अच्छा, ये उलट भी हो सकता है कि हमारी जो कैपेसिटी है उसकी इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने वाली, वो मैंने बोगी भेज दी 200 बंदों की, इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो है वो आए हैं 100। ये किस सूरत में आया है, जब हमारी पूरी की पूरी सोलर इरेडिएशन नहीं हुई। इरेडियंस कहते हैं, मतलब आपने फुली सैचुरेट करना है फोटो एक्टिव लेयर को। जब आप फुली सैचुरेट करते हैं तो वो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करती है, उतने नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस करती है जो उसकी लेयर के लिहाज से हमने डिजाइनिंग की होती है कि इतनी नैनोमीटर या मिलीमीटर या माइक्रोमीटर थिक लेयर होगी अगर फोटो एक्टिव लेयर की, तो वो इतने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो अगर वो उतने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन हमने उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए जो हमने फैसिलिटी बनाई है वो तो हमने 100 की बनाई है, तो उसमें भी क्या होगा, ये होता है किस सूरत में कि आपने 1000 वॉट का सोलर पैनल लगाया और वो आपको क्या दे रहा है, 600 वॉट दे रहा है बिजली। सिर्फ क्यों दे रहा है कि उसकी पूरी सोलर इरेडियंस नहीं हुई, वो पूरा सैचुरेट नहीं हुआ लाइट के साथ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपने 1000 वॉट की कैपेसिटी लगाई, आपको मिल 600 रहा है। क्यों मिल रहा है, कंप्लीटली पैनल सैचुरेट नहीं हुआ। और रिकॉम्बिनेशन लॉस आपने लाजमी पढ़ना इंटरनेट से, उसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, वो बताता है कि हमारे जो ड्यूरिंग फोटो एक्टिव करंट या फोटो एक्टिव वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होते हैं या होल्स लूज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक आप पढ़िएगा, लिख लें, फोटोल्यूमिसेंस। फोटोल्यूमिसेंस भी हमें यह बताता है कि कितना रिकॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है, डायरेक्ट टेस्टिंग टेक्निक है जो हमें फोटोल्यूमिसेंस बताती है। अगर फोटोल्यूमिसेंस जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बहुत ज्यादा लॉस हो रहे हैं। तो कभी भी सोलर सेल का अगर हम फोटोल्यूमिसेंस करवाएं और उसका ये फोटोल्यूमिसेंस की पीक बहुत हाई आ रही हो, तो इसका मतलब है बहुत सारे इसके अंदर एनर्जी लॉसेस है। अच्छा, अब जब हम इसकी इन डीप जाते हैं तो उसमें और बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं। उसमें मसले मसाइल ये आ जाते हैं, जो हमारा सोलर का नैनो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर डीप चार्ज ट्रैप्स होती हैं कि चार्ज ने जिसके ऊपर मूव करना है उसके अंदर रुकावटें आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये ऑन टू ऑन बहुत लंबी डिबेट है। तो किस्सा मुख्तसर यही है कि जो हमारा सोलर सेल का मटेरियल सिंथेसाइज किया होता है ना, उसके इंटरफेस पे जो हमारे
एनर्जी लॉसेस आ रहे होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि हम उसकी पूरी पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी यूटिलाइज नहीं कर सकते ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। लेकिन आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं, नासा ने 40 to 50% एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल बना लिया हुआ है। जितने आपके सैटेलाइट जो सोलर पैनल यूज करते हैं दे आर 40 to 50% एफिशिएंट, 40 to 50% एफिशिएंट जो हमारे स्पेस में यूज कर रहे हैं सैटेलाइट्स के साथ, वो पढ़ लेना आप। अच्छा, मेरे पास शायद प्रेजेंटेशन पड़ी हो, इसमें मैं ढूंढता हूँ, शायद पड़ी हो मेरे पास, मैं दिखा भी देता हूँ। उसमें मेरे पास ना उनके हैं डिफरेंट, इसमें आएगा हमारा, हाँ इसमें हमारा बता देता हूँ आपको मैं भी। अच्छा अभी ये मैं दिखाता हूँ इसमें अब फर्स्ट PhD इसमें अब दिखाता हूँ आपको बच्चों को ना। ये देखें, ये बच्चे देखो जिसने मेरे से सवाल किया था कितनी परसेंट एफिशिएंसी आ गई हुई है। ये अभी 2 साल पुराना है, अभी 50 तक जा चुके हैं। मैंने 2018 का लिखा हुआ है, ये 2020 तक का ये शायद। बहरहाल ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप सोलर देख रहे हो 46% तक गया हुआ है, देख रहे हो आप सोलर। अब ये 50 तक जा चुका है, जो मैंने लेटेस्ट पढ़ा है ना वो 50 तक जा चुका है। तो हम लोग जो है वो बहुत, पाकिस्तान जो सोलर पैनल आए हुए हैं ना वो बहुत 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन सोलर पैनल्स हैं। उसकी एक अलग डिबेट है, वो जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन बता देता हूँ। होता यह है कि हमारी इसमें वेवलेंथ्स भी आ जाती है लाइट की। लाइट की जो है वो 2 वेवलेंथ्स हैं, एक होती है विजिबल लाइट, एक होती है आपकी यूवी विजिबल लाइट, ठीक है। तो जो यूवी विजिबल है और विजिबल है, ये दोनों स्पेक्ट्रा जो है वो आपके सनलाइट के अंदर मौजूद है। तो अब इतने हाईली एफिशिएंट सोलर सेल आ रहे हैं कि वो यूवी लाइट को भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ गई हुई है। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी पैनल सप्लाई हो रहे हैं वो 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन सोलर सेल्स हैं, मतलब के पैनल्स हैं वो 5 साल पुराने हैं कम से कम, ठीक है ना। तो इस वजह से वो फुली, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक पाकिस्तान में एंटर नहीं हुई, ठीक है ना, इसलिए हमें वो लो ग्रेड के पैनल जो है। सर ना पूछा सर, जो पावर प्लांट में हमारे लगे हैं वो भी यानी कि 4th जनरेशन के हैं। हाँ जो वो हमारे यानी कि हाँ बहावलपुर पावर प्लांट जो है ना वो जोनर्जी का है, उसकी एफिशिएंसी मेरे ख्याल से 22% है, 22% है उसकी एफिशिएंसी। और जो अब लग रहे हैं मजीद, जो मजीद लग रहे हैं अब जो वो भी यानी कि 4th। चाइना और कोरिया में जो लग रहे हैं ना उनकी एफिशिएंसी 25% है, जो चाइना और कोरिया में लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी पुराने लगे हुए हैं तो उनकी 22% होगी, मैक्सिमम भी कर लें 22% होगी। बहावलपुर पावर प्लांट की आई थिंक सो 22 लाजमी होगी। अगर उन्होंने बेवकूफों ने 22 से नीचे वाला लगाया है ना तो बहुत फजूल काम किया है 22, क्योंकि 22% वाले मार्केट में तकरीबन 10 साल से अवेलेबल है। अगर हम चले जाए ना 2010 में, 2010 से ऊपर चले जाएं तो हमारा 22% वाले अवेलेबल थे। तो अगर इन्होंने लगा लिए हैं मतलब 22% से लोअर वाले तो उन्होंने ब्लंडर किया है। बहरहाल हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना सीपैक में वो जोनर्जी चाइना है, ZOENERGY, जोनर्जी, ठीक है। अच्छा, ये हम कंप्लीटली ऑफ द टॉपिक हो गए हैं, सोलर में घुस गए थे, तो इसको बाद में इंशाल्लाह देखेंगे सोलर को। अल्लाह खैर रखे। पढ़ाना ही मैंने आपको पूरा सोलर, लैब भी सोलर की मैंने ही करवानी है, उसको हम पढ़ लेंगे। सोलर के लिए हमारे पास बड़ा टाइम है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी एनर्जी वो जनाबे अली है फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी / नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। बाज जो है इसको कहते हैं फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, बाज उसको स्लैश करके ब्रैकेट में कह देते हैं
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें हमारी आती है कोल, क्रूड ऑयल एंड गैस। ठीक है, कोल, क्रूड ऑयल एंड गैस, या कोल, पेट्रोलियम और गैस। ठीक है, ये तीन आती हैं। तो ये तीन मेजर जो है वो फॉसिल फ्यूल में एनर्जी आ रही है। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी इज फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल फॉसिल्स, देयर कन्वर्जन टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। ठीक हो गया, प्लांट की जो हमारी एनिमल फॉसिल्स हैं, ठीक है, उससे हमारी जो कन्वर्जन टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स, ये फॉसिल बेस्ड एनर्जी की उसने एक डेफिनेशन जो है वो जेनरिक सी जो है वो दी हुई है। लेकिन इसमें आपको पहले मैं बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है कि प्लांट और एनिमल फॉसिल्स जो डेड डिके इनका मैटर होता है वो कई मिलियन, कई बिलियन ऑफ ईयर्स के लिए अंडर द अर्थ क्रस्ट जो है वो दबे रहते हैं। ठीक है, दबने के बाद ड्यू टू डिफरेंट जियोलॉजिकल कंडीशंस डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, उसको हाइड्रोथर्मल रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर ही है इसमें। तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स जो है वो बनते हैं। सॉलिड फ्यूल्स मेजॉरिटी जो हमारे बनते हैं वो सिर्फ प्लांट डीके मैटर से बनते हैं। ठीक है, सॉलिड फ्यूल जो कि कोल है वो हमारा सिर्फ प्लांट का जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे बनेगा, जबकि लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल ये कंबाइंड प्लांट और एनिमल जो डिके वेस्ट है, जो हमारे डिफरेंट जानवर मर जाते हैं, इंसान जो जमीन के अंदर दब जाते हैं, जो कब्रें बना देते हैं, उनकी हड्डियों से, फॉसल से, विद बिलियन ईयर्स ऑफ पैसेज ऑफ टाइम उनके मरने से लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल दोनों बनते हैं। तो सॉलिड फ्यूल सिर्फ बनेगा किससे? प्लांट डिके मैटर से या प्लांट फॉसल से, जबकि लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल प्लांट एंड एनिमल फॉसल्स टुगेदर। ठीक हो गया, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। अब जो हमारे इससे सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फ्यूल्स बने हैं जो कि कोल है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये हमारा एम होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं फॉसिल फेस बेस्ड एनर्जी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया फॉसिल फेस फ्यूल एनर्जी जो है, क्योंकि हमने शुरू फॉसिल से करना है। ठीक है ना, फॉसिल को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रिन्यूएबल में जाएंगे, एंड में हम लोग न्यूक्लियर में जाएंगे और फिर जो है वो क्लोज कर देंगे। न्यूक्लियर जो है वो हमारे फॉसिल फ्यूल की सब कैटेगरी में तो नहीं आता, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर को अलग जो है वो डिफाइन किया हुआ है, उसकी कैटेगरी में तो नहीं इसको उन्होंने दिया हुआ। लेकिन न्यूक्लियर में हमारी जो ओर्स हैं वो बड़ी जरूरी हैं, जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम जो हमारी ओर्स हैं उसकी एक्सट्रैक्शन है का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें फीड करते हैं, जिससे हमारी स्टीम जनरेट होती है, फिर हम उसको टरबाइन से पास करते हैं, जनरेटर जो है वहां चलता है। अच्छा, इसमें कुछ बातें आपकी मैंने बतानी थी आपको बहुत जरूरी, कि सोए सोलर के, वो भी किसके, सोलर पैनल की बात कर रहा हूं, सोलर टावर की, ठीक है, सोलर जो आपका है एवेपोरेटर की, ठीक है, या सोलर हीटर की, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। सोलर हीटर, सोलर एवेपोरेटर या सोलर टावर, इनकी बात नहीं हो रही, सोलर पैनल की बात हो रही है। सोलर पैनल के अलावा जितनी टाइप ऑफ आपकी एनर्जी है उसमें हमेशा टरबाइन और जनरेटर यूज होगा, चाहे वो विंड हो, चाहे वो वाटर हो, ठीक है, चाहे वो फॉसल फेस्ड हो, हमने उससे टरबाइन रन करनी है। टरबाइन को कपल किया होता है जनरेटर के साथ, जनरेटर जो है वो हमारा एसी करंट बनाता है। तो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अदर देन solar panel based energy, all types of energy will require turbine and generator to produce electricity। ठीक है, और देखें फॉसल फ्यूल टू मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी के बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं। उसमें हमारे सबसे पहले आएगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जो हमारा फॉसल फ्यूल है उसकी पहले हम एक्सट्रैक्शन करें, कोल है, पेट्रोलियम है या गैस है, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी हमने क्लीनिंग करनी है, ठीक है, वो चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे गैस हो, चाहे कोल हो, उसकी हम क्लीनिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ फॉसल फ्यूल।
प्रोसेसिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के बाद हम उसकी कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन में क्या होता है कि हमने गैस बनानी होती है, अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, उसमें हम लोग सिन गैस बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन या मीथेन गैस बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग जो है वो कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट होता है जिसके अंदर हमारी टरबाइन लगी होती है, जिसके अंदर से गैस जो है वो बड़ी फास्ट ट्रेवल करती है नोजल्स के थ्रू, और जिसके थ्रू हमारी जो है वो टरबाइन के फिन्स जो हैं वो घूमते हैं, और वो शैफ्ट जो है वो कपल्ड होती है जनरेटर के साथ, और जनरेटर जो है उसका रोटर हुआ जो घूमता है, जिसके बाद एसी करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये आपने ज़हन के अंदर हमेशा एक चेन साइकिल जो है वो रखना है ज़हन के अंदर, कि अदर देन सोलर पैनल ऑल टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज विल रिक्वायर टरबाइन एंड जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना, मतलब एसी करंट जो अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपके क्लियर होंगे रिन्यूएबल, सस्टेनेबल और फॉसल के बारे में। ये मैंने आपको इसलिए आज पहले इतनी डिटेल में बताया कि आपको पता हो कि भी रिन्यूएबल, सस्टेनेबल और फॉसल बेस्ड एनर्जी क्या होती है। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो पूछ लें, दोबारा पूछ लें मेरे से, पूछ लें एक दफा। सर एक दफा डेफिनेशन जरा लिखवा दें सर। हाँ लिख लें। रिन्यूएबल एनर्जी की लिखें, energy sources which exist in our natural environment and has the capacity to restore / replenish / regenerate। ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? सोलर, विंड, वाटर बेस्ड, हाइड्रो, टाइडल, जियोथर्मल। ठीक हो गया। एंड बायोमास भी, ठीक है ना। और सस्टेनेबल एनर्जी में आ जाता है एनर्जी विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इज कॉस्ट फ्री ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन with the exception that it is abundantly / infinitely available। ठीक है, एनर्जी विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इज कॉस्ट फ्री ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन with exception it is abundantly / infinitely available। ठीक है, ये हो गया। फॉसल फ्यूल एनर्जी, इसमें है फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। तो फॉसल फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल डेड ऑर्गेनिक मैटर which is buried for the million of years and is converted to solid, liquid, gaseous fuels like coal, crude oil और गैस। ठीक हो गया। और बाकी हमारी फिर आ जाती न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में ये है कि यूरेनियम, प्लूटोनियम जो बेस्ड हमारे ओर्स हैं, उससे हम जो न्यूक्लियर एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग पहले एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, और फिर उसको हम लोग जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं। उसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसी से फिर हम लोग जो है वो स्टीम बनाते हैं। स्टीम को जो है वो हम टरबाइन से पास करते हैं। टरबाइन जो है वो जनरेटर के साथ कपल्ड होती है और हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो स्टीम बनानी है हमने मोस्ट केसेस में, या डायरेक्ट जो गैस है उसको पास करना है टरबाइन के अंदर से, तो हमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया। और कोई सवाल यहाँ तक? तो फिर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ये जो हमारा इस वक्त चल रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान की ना ये मेरे पास डाटा है, थोड़ा पुराना है, ये तकरीबन 2 साल के 1 साल पुराना है, 2020 तक का है मेरे पास ना। तो अब कॉमन सेंसली ये थोड़ा इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि सी पैक के बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब ऑनलाइन आ गए हैं। ठीक है, सी पैक के बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन आ गए हैं। तो आप cpac.gov की वेबसाइट पे जा सकते हैं, उस पर उन्होंने बताया हुआ है कि सी पैक में कितने एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी जो हैं वो ऑपरेशनल हो गए हैं। तो उसमें हमें ये ऐड करना पड़ेगा। ये मेरे पास पुरानी पड़ी है 2 साल, क्योंकि अब लग गया है, तो ये डेफिनेटली इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन बहरहाल ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये कितना होना चाहिए। तो उसमें हाइड्रो है, थर्मल है, और
और आपकी न्यूक्लियर है, कोल है, और सोलर एंड विंड है। सोलर हमारे पास जो है वो 1000 मेगावाट है, और ये वो हैं जो गवर्नमेंट बेस्ड है सारी, ठीक है, जो गवर्नमेंट या जो हमारे नेशनल ग्रिड में जो सारी एनर्जी कलेक्टिवली शामिल हो रही है। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने तो अपने घरों में लगाया हुआ है। अब जो लोग नेट मीटरिंग कर रहे हैं, नेट मीटरिंग वाले जो हैं वो, अभी हमें नहीं पता नेट मीटरिंग का कितना शेयर है, तो वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक तरह एनर्जी बेच रहे हैं। तो नेट मीटरिंग को अगर इंक्लूड करें तो फिर जाके हमें सही पता चलेगा। अभी सिर्फ सोलर भावलपुर सोलर पावर प्लांट जो है उसकी मैंने 1000 मेगावाट जो कैपेसिटी थी, और विंड जो हमारे ग्वादर वाली साइड पे, सिंध वाली साइड में जो हमारी विंड जो टर्बाइंस जो हमने लगाई हुई हैं, तो उसकी 1186 मेगावाट जो कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो ये मैंने बस आपको डाटा आपके साथ लाजमी शेयर करना था। थर्मल जो बात की जाती है ना, थर्मल में फौरन अपने जेहन में डायरेक्ट ले आया करें स्टीम, कि ये स्टीम है, स्टीम से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। थर्मल में हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो हमेशा होता है आपका फर्नेस ऑयल, ठीक है, डीजल या आपका नेचुरल गैस। तीन चीजें, फर्नेस ऑयल, डीजल या नेचुरल गैस। तो थर्मल में हम यही करते हैं कि उसको लाते हैं, ठीक है, उससे हम लोग स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। उस स्टीम को जो अब हम लोग टरबाइन से पास करते हैं, टरबाइन को कपल किया होता है जनरेटर के साथ, और जनरेटर जो है वो हमें फिर इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। ठीक हो गया। तो ये बंदा जो है वो हमें बता रहा है कि पाकिस्तान जो भी करंटली है, ये 2020 की बात हो रही है, अब कंडीशन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो उसमें वो बता रहा है कि गैस एंड ऑयल रिजर्व्स हैव 63.3% शेयर इन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन which was actually produced in Pakistan. In generating 36 is electricity from furnace oil, mostly imported. ये बता रहा है कि पाकिस्तान में हम लोग गैस और ऑयल से 63.3% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इस 63.3% में से 36.8 जो है वो क्या है हमारा, वो है फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल जो है वो बेसिकली बहुत महंगा मिलता है हमें जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। फर्नेस ऑयल जो है वो हमें बहुत एक्सपेंसिव मिलता है जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो फर्नेस ऑयल को इंपोर्ट करने में लगा देता है। तो फर्नेस ऑयल के साथ वो बात डीजल की भी कर रहा है, क्रूड ऑयल की भी कर रहा है। तो खैर तीनों चीजों को हम लोग बस ऑयल की आप टर्मिनोलॉजी जो है ना वो ले लें। मतलब अगर मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे 63.3%, तो 36.8% बेसिकली इज ऑयल बेस्ड फ्यूल। ऑयल बेस्ड में आपका फर्नेस ऑयल भी आ गया, डीजल भी आ गया, और क्रूड ऑयल जो हम रिफाइनरी में यूज कर रहे हैं वो भी आ गया। क्रूड ऑयल जो है वो स्पेसिफिकली हम लोग पेट्रोल और डीजल के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसने जनरलाइज्ड बात की है। अब गैस जो है वो तो हम फिलहाल इंपोर्ट नहीं कर रहे थे जब मैंने स्लाइड बनाई थी 2018 या 19 में, जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम लोग एलपीजी जो है वो कतर से ले रहे हैं, तो और इंपोर्ट बिल बढ़ गया, इंपोर्ट बिल और इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम कतर से जो है वो गैस को जो है वो अब इंपोर्ट कर रहे हैं। वो जो एलएनजी है, ठीक है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो हम लोग जो एलएनजी जो है वो कतर से ले रहे हैं। तो अब ये इंपोर्ट बिल और बढ़ गया। तो यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान मैक्सिमम जो एनर्जी बेवकूफ बना रहा है वो अपने कीमती डॉलर वो जो कर्जों से लेता है, या जो बेचारा उसकी जो लोकल ट्रेड है, या वो बेचारा जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स कर रहा है उससे जमा करता है, वो सारे का सारा 63.3% जो है वो उसमें से वो लगा देता है इसकी फर्नेस ऑयल की
36.8%, सॉरी 36.8% वो लगा देता है फर्नेस ऑयल की बरामद में, मतलब इंपोर्ट में। तो बात क्या हो रही थी कि हमें सोचना चाहिए कि हमने जो पैसा कर्ज से लिया, जो पैसा हमारी लोकल ट्रेड इंडस्ट्री ने इकट्ठा किया, और जो पैसा हमारी एक्सपोर्ट्स ने इकट्ठा किया, वो तो हमने बेवकूफों की तरह फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने में लगा दिया। तो इट इज फुलिश, ठीक है। तो हमें कोई अल्टरनेटिव सोचना चाहिए इसका, हमें कोई अल्टरनेटिव इस क्राइसिस का सोचना चाहिए। जैसे जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है। एनर्जी डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसी स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है कि बाई 2025 हमारी जो कैपेसिटी है वो हमें चाहिए 50,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो, एंड इट मस्ट बी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी और शुड बी इन हाउस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। जिस तरह हमारे पास इन हाउस फॉसिल फ्यूल कोल है और हमारे पास गैस है, तो ये उससे बन रही हो या रिन्यूएबल से बन रही हो, इंपोर्ट ना करें हम। तो कहने का क्या मतलब था कि हम लोग 3.6 बिलियन डॉलर जो है वो अपना जाया कर देते हैं ऑयल इंपोर्ट करने में। अच्छा, वो कह रहा है जी कि जो पाकिस्तान की नेचुरल गैस जनरेटिंग कैपेसिटी, अच्छा ये अब कम होगी, ये मैंने पुरानी इंस्टॉल की है, ये अब कम होगी है, ये दिन ब दिन कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, क्योंकि जो हम लोग गैस वेल्स डिस्कवर कर रहे हैं ना, वो इतनी तेजी से डिस्कवर नहीं कर रहे जितनी तेजी से वो डिप्लीट हो रहे हैं। वो डिप्लीट ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और डिस्कवर हम बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब डिस्कवर करते हैं तो वो कंट्रोवर्सी में चला जाता है। कोई भी गैस वेल अगर हम डिस्कवर करें तो अल्लाह की तरफ से जो ज्यादा गैस है वो सिंध में निकलती है, और सिंध हमारा सबसे करप्ट जो है वो सूबा है। तो उसकी वजह से वो सिंध वाले जो है वो गैस के ऊपर रोला डाल देते हैं कि भाई ये तो या तो सिंध में ही पूरी की पूरी यूटिलाइज होगी, या जो है हम इसको जिसको कहते हैं नेशनल ग्रिड में नहीं देंगे इसको पावर प्रोडक्शन के लिए। तो पॉलिटिकल जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें पेश आती हैं, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो वो कहता है जी कि 26.5% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हम फ्रॉम नेचुरल गैस जो है वो जनरेट कर रहे हैं, 26.5%। तो उसमें वो कहता है कि 4 बिलियन क्यूबिक फीट जो है और 6 बिलियन क्यूबिक फीट, हाँ ये देखे ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने लिखी है कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो हमें कहता है कि अभी हमारी गैस प्रोडक्शन जो है वो है 4 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे, ठीक है ना, और ये बढ़ जानी है 6 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे बाय द एंड ऑफ 2026, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा इश्यू है कि हमने इसको भी ओवरकम करना है, हमने इसको भी ओवरकम करना है कि हमारी डिमांड जो है वो 4 जो थी वो हमारी 2018-19 के ज़माने में थी, तो अब डेफिनेटली 5 या 6 को टच कर रही होगी। तो 2025 तक जो है हमने ये अवेलेबल करनी है 6 एज पर आवर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर डिमांड, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल 1 BCFD या 2 BCFD आप कह लें बाय 2025, एंड वो कहता है लेकिन अगर हमारी कंजम्पशन जो है वो हमारे जो अभी गैस के जो नेचुरल रिजर्वायर्स हैं उनकी बहुत तेजी से होगी तो 8 बिलियन क्यूबिक फीट तक भी जा सकती है। हमने एक्सपेक्टेड तो 8 किए ना, लेकिन वो कह रहा है कि 8 तक जा सकती है। ये बेसिकली उसने एक एस्टिमेट लगाया है, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ना, ये सारा प्लानिंग कमीशन से उठाई हुई है डाटा जो है, ठीक हो गया। तो वो ये कह रहा है कि हम जो है अपना जो नेचुरल गैस रिजर्व, अच्छा यहाँ पे मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करनी थी जो मैं अक्सर जो है वो कोल के स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ और आपको भी एनर्जी के स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूँ कि नेचुरल गैस जो है ना, इसको हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए फर्टिलाइजर बनाने में। फर्टिलाइजर बना के उसको बाहर अगर हम लोग
एक्सपोर्ट करें तो हम ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि हम नेचुरल गैस जो है वो अपनी पावर जनरेशन में यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस की जगह ले आए तो हम ये कर सकते हैं कि नेचुरल गैस से हम फर्टिलाइजर बनाएं। ठीक है, फर्टिलाइजर की जो एक्सपोर्ट है वो हम इंक्रीज करें और उससे हमें जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो हमारे इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, उसको अगर हम लोग इन हाउस यूटिलाइज करते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें हम ये देखेंगे कि बेचेंगे तो हमें ज्यादा पैसे बचते हैं बनिस्बत उसके फर्टिलाइजर बेचेंगे अगर, ठीक है ना, नेचुरल गैस की क्रैकिंग करके तो हमारे पास ज्यादा पैसे बचते हैं बनिस्बत अगर हम उसको अपने घर में उसको उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। ठीक है, तो ये वाली बात कर रहा है कि आप कोशिश करें कि नेचुरल गैस की जगह कोई सब्स्टिट्यूट फॉसिल फ्यूल लें या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लें। नेचुरल गैस की जगह सब्स्टिट्यूट फॉसिल फ्यूल लें या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो लें। फिर वो कहता है कि जी पूछें सर, हम बाहर से जो यानी कि ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट कराते हैं और ये एलपीजीज वगैरह जो बाहर से एक्सपोर्ट कराते हैं, इससे बेहतर ये क्यों नहीं है कि हम यानी कि ह्यूमन एनर्जी को ही कन्वर्ट कर लिया जाए। जिस तरह पाइजो इलेक्ट्रिक टाइल्स हैं जो कि जो है पावर जो ह्यूमन पावर है उससे जो है ना वो ऑपरेट होती हैं, जब आप उसके ऊपर पैर रखते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी हाँ ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की है। ये डेनमार्क में, कोरिया में जिधर मैं था, और ये जो आपकी स्वीडन है, इनमें साइकिलिंग ट्रैक्स हैं। जापान में साइकिलिंग ट्रैक्स हैं। जब उन साइकिलिंग ट्रैक्स के ऊपर आप साइकिल चलाते हो तो नीचे जो उन्होंने वो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल डाला होता है ना, वो जो हमारा फंक्शनल पॉलीमर डाला होता है, वो ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जो आप कंटिन्यूसली कई 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर आपने वो पॉलीमर इलेक्ट्रोकंडक्टिव फंक्शनल पॉलीमर डाल दिया आपने, जिधर आपने बजरी रेत डालनी है उसके साथ हम क्या मिक्स कर देते हैं, एक फंक्शनल पॉलीमर उसके साथ मिक्स कर देते हैं। वो फंक्शनल पॉलीमर ऑन फ्रिक्शन जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये जो कंट्रीज हैं जैसे कि हमारा डेनमार्क है, हमारा कोरिया है, हमारा जापान है, तो इस पे सेपरेट साइकिलिंग ट्रैक्स हैं। तो इन ट्रैक्स के ऊपर ये पॉलीमर मटेरियल हमने डिपॉजिट किया हुआ है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो यही जो अभी आप बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक हूँ, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये टेक्नोलॉजी आना बहुत दूर है। यहाँ पे मैं आपके दोबारा सोलर के ऊपर आके बात करता हूँ। पाकिस्तान तब तक सोलर में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता या फिजिबल नहीं हो सकता जब तक कि हमारा इन हाउस सोलर पैनल प्रोडक्शन प्लांट ना लगे। हम सारे के सारे सोलर पैनल जो हैं बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और वही वाला इडियोटिक काम कर रहे हैं कि हमारी जो इतनी कीमती फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हम सोलर पैनल इंपोर्ट करने में सारा जाया कर रहे हैं। तो सारे जो पैनल आ रहे हैं वो बाहर चाइना को हम $billion दे देते हैं और उससे सोलर पैनल मंगवा लेते हैं। दिस इज ऑल्सो स्टूपिड। वी शुड हैव अवर ओन इन हाउस सोलर पैनल प्रोडक्शन प्लांट। तो ये वही बात है जो आप बात कर रहे हो कि हमारे पास इन टाइल्स के लिए या जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का अवेलेबल हो। पाकिस्तान में इतने जहल लोग हैं, पान थूक रहे हैं, यहाँ पे वापडा आती है, सुई गैस वाले आते हैं, वो डेली आपकी सड़क तोड़ देते हैं, उसके बाद वो सड़क कभी ठीक ही नहीं होती। आप वाली बात, उस तरह की टाइलें हम पार्क्स में लगा देते हैं, उस तरह की टाइलें हम लोग उधर लगाते थे, लोगों ने तो उसकी तबाही फेर देनी है। तो पहले तो ये कि हम कौम को डिसिप्लिन करें ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको पहले देखें कि इसकी एवरेज लाइफ क्या है हमारी कंट्री में। अगर वो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जितने पैसे लगाए और उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं है, जिस तरह सोलर उसकी शेल्फ लाइफ 25 ईयर्स है। अब जो नए सोलर पैनल आ रहे हैं वो उनकी मोर देन 25 ईयर्स है। ठीक है, तो 8-10 साल पहले जो सोलर पैनल आते थे उनकी 25 होती थी। इसी तरह जो हमारा पॉलीमर मटेरियल है उसकी लाइफ कितनी है, ठीक है ना, ये जो आप टाइल्स की बात करें उसकी लाइफ कितनी है। तो हमने ये भी इन कंसिडरेशन जो है चीजों को रखना है।
लेकिन ये जो इतने अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हैं, ये हमारी जैसी जहल कंट्री में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। अभी हमें प्राइमरीली सोलर और विंड पे जाना चाहिए डायरेक्टली। अच्छा, मेरे पास वो स्लाइड शायद पड़ी हो, मैं आपको से शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम, वो पड़ी होगी मेरे पास, मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे। उसमें ये है कि सबसे चीपेस्ट जो है ना वो हमें पड़ती है 30 मेगावाट आवर, 30 MWH, हाँ 30 मेगावाट आवर हमें पड़ती है विंड, 40 मेगावाट आवर हमें पड़ती है सोलर, और इससे ऊपर हमारी जितनी न्यूक्लियर बेस्ड, कोल बेस्ड, नेचुरल गैस बेस्ड, वो हमें पड़ती है 80 मेगावाट आवर प्लस। 80 होगी, 90 होगी, 100 मेगावाट आवर होगी, यूएस डॉलर्स। अच्छा, अब हमारा एक वेबसाइट है NREL, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी, ये वेबसाइट है NREL, इसको जरूर जाके आपने विजिट करना है इसके बाद। तो NREL पे जाएंगे तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज के जो सर्वेज हैं उसने वहां पे लगा के रखे हुए हैं कि इस एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, रशिया में कितने % वो कोल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइडल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्मल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड से प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने उसके डिफरेंट सर्वेज दिए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, ये जो मैंने आपको इतनी कम कीमत बताई है ना, सोलर की, विंड की 30 बताई है, सोलर की 40 बताई है, मेगावाट आवर डॉलर, ठीक है ना, तो $30 पर मेगावाट आवर एंड $40 पर मेगावाट आवर। ये तब है कि आप खुद उसमें टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हो या आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर हो, कि आपने वो टेक्नोलॉजी में खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपने वो पूरी टेक्नोलॉजी इन हाउस बनाई है। तो यूएसए जो है वो इन सारी टेक्नोलॉजीज में सेल्फ सफिशिएंट है, न्यूक्लियर में, सोलर में, विंड में, कोल में, इसलिए उनकी ये एनर्जी कॉस्ट बड़ी लो आ रही है। लेकिन जब पाकिस्तान में आएंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। सर नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया है? अच्छा, यस सर, मैथ्स अगली क्लास है मेरे, अभी है 4 बजे? यस मेरी सर, आखिरी नहीं मैथ्स है? है। नो सर, नो सर, आपकी सेकंड लास्ट है। आप अच्छा सेकंड लास्ट आखिरी मैथ्स की है। है। ठीक है। चले इस डिस्कशन को इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। मैंने तो ये पूरा लेक्चर पढ़ाना था अभी। चले ठीक है। क्या किसी बच्चे को सवाल हो यहाँ तक? चीज समझ ना आई हो? नो सर, सब समझ आ गया। किसी बच्चे का कोई सवाल? चले अच्छी बात है। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का मुलाकात होती है और इन डीप डाइव लगाएंगे। पहले हम कोल को खत्म करेंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आपका जो ये है क्या कहते हैं, लिक्विड फ्यूल, क्रूड ऑयल के बाद हम लोग नेचुरल गैस पढ़ेंगे। नेचुरल गैस के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं वो पढ़ेंगे, सोलर, विंड और वाटर बेस्ड, हाइड्रो, टाइडल, जियोथर्मल। एंड में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह आप बच्चों को अच्छी समझ आएगी। ठीक होगा? चलें, थैंक यू वेरी मच क्लास फॉर योर टाइम। अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सर अटेंडेंस अटेंडेंस आपने इधर लगानी है बच्चों। ये क्लास के कमेंट्स देख रहे हो? कमेंट्स नजर आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स सर अटेंडेंस कोई नहीं हो रही। और सुन तो लो अल्लाह के बंदे, कमेंट बॉक्स नजर नहीं आ रहा? ये वाला कमेंट बॉक्स नजर आ रहा है? ये वाला जिधर मैंने क्लास का लिंक शेयर किया था। यस सर। इधर अपनी अटेंडेंस लगा दें सारे बच्चे। ये आपकी अटेंडेंस हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगी आज की क्लास में। समझ आ गई? कमेंट बॉक्स जो मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए पोस्ट किया है ना, उसके नीचे कमेंट के अंदर अपना रोल नंबर लिख दें, बस आपकी अटेंडेंस होगी, हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। हाँ शाबाश, ठीक है ना? ये तलहा ने जैसे लगा दी है। ठीक हो गया? सारे बच्चे लगा सर मैंने क्लास बाद में ज्वाइन की है, तो कोई बात नहीं, आप लगा दें, कोई बात नहीं। हाँ पूछे क्या हुआ? क्लास बाद में ज्वाइन किया है, वो मुझे पोस्ट नहीं आ रही नजर। पोस्ट नहीं आ रही? क्या मतलब? वो मैंने बाद में ज्वाइन किया है ना, अभी तकरीबन 2 नहीं बेटा, वो आप, मैंने आपको ईमेल पे लिंक भेजा होगा,
आप मेरा गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें, गूगल क्लासरूम के अंदर वो लिंक भेज मैंने लगाया हुआ है, उसके नीचे कमेंट बॉक्स सर में वो अपनी आपकी ना पोस्ट के बाद मैंने जो क्लास ज्वाइन की है, तो वो जो पहले की पोस्ट होंगी ना वो मुझे नजर नहीं आएंगी। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो उसमें उसमें जो नेचुरल आपका जो वो एक क्लास में आप वैसे भी पोस्ट कर सकते हो ना, तो उसमें अपना रोल नंबर पोस्ट कर दो डेट के साथ। क्लास में आप Yes, sir. वैसे भी पोस्ट कर सकते हो ना, आप लिख दो कि डेट और अपना रोल नंबर, साथ लिख दें क्लास सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो मेरे को अपने रजिस्टर में एंटर कर लूंगा मैं। ठीक है सर। बेटा इस कमेंट बॉक्स में ना लिखे जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इस कमेंट बॉक्स में लिखे ये